जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आज आपके पास एक बहुत ही लाजवाब कहें या इम्पोर्टेंट कहें इशू को लेकर आए हैं। जब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि आज के 4 मीटिंग्स, आज सुपर कैबिनेट भी हुआ जिसको सीसीपीए कहते हैं, उसके पहले सीसीएस की मीटिंग हुई, सीसीपीए की मीटिंग हुई, सीसीईए की मीटिंग हुई और कैबिनेट के भी लोग मिले। ये देश इंतजार कर रहा था कि शायद पहलगांव पे कोई सटीक और कोई करारा जवाब शायद ये सरकार देगी। पर सीसीपीए की मीटिंग में सबसे मजेदार बात ये हुई कि इस देश की सरकार ने पहली बार अप्रूवल दिया और ये कहा, अनाउंस किया कि नेशनल सेंसस के साथ कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना की जाएगी। ये पहली बार इस देश में होने जा रहा है। सेंसस हर 10 साल में होता है और मैं थोड़ा सा 2011 में हुआ था, 2012 में इसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें एक तरह से देखा गया कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लेट किया। 1 करोड़ 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या पाई गई इस देश की, जो कि पिछले 2011 के पहले जो हुआ था 2001 में उससे काफी ज्यादा था। यानी कि 2001 में जो 98.14 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर 1.21 यानी कि 121 करोड़ के आसपास चला गया। महिलाओं की जनसंख्या भी बढ़ी, पुरुषों की जनसंख्या कई बढ़ी और कुल जनसंख्या में जो इजाफा हुआ पुरुषों का जो अंकित किया गया वो था 62 करोड़, महिलाओं का 58 करोड़। लिटरेसी 74.4% के आसपास लिटरेसी रिकॉर्ड किया गया था। पुरुषों का 82 पॉइंट, महिलाओं का 65 पॉइंट्स। प्रतिवर्ष प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाओं को पाया गया था इस देश में 2011 के सेंसस में। मैं सेंसस रिपोर्ट्स पे नहीं जा रहा, पर कहीं भी 2011 के सेंसस में ये नहीं था कि कौन किस जात में है। आज जब हम पहलगांव को लेकर धर्म की बात करते हैं कि वहां पर पूछ के मारा गया कि कौन किस धर्म का है, तो क्या ये अच्छा लगेगा कि ये पूछा जाएगा कि कौन तुम किस जात के हो? सेंसस कास्ट बेस्ड जरूरी क्यों है आज की तारीख में? सवाल मेरा ये है, क्या ये इलेक्टोरल मोटिव से किया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, इलेक्शंस को देखते हुए किया जा रहा है? क्योंकि लोग आज के सीसीपीए में उम्मीद कर रहे थे कि पहलगांव से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड कोई करारा जवाब सरकार, कोई प्लान, कोई ठोस कदम की बात करेगी, की होगी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि दे माइट स्ट्रैटेजिकली अनाउंस नहीं किया, बट अनाउंस क्या किया कि कास्ट सेंसस, और इसके लिए डिमांड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का वर्षों से चला आ रहा था। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका ठीकरा कांग्रेस के मत्थे फोड़ा, कहा कि कांग्रेस चाहती तो कर सकती थी ये सर्वे, क्योंकि आर्टिकल 246 के तहत ये कैटेगोरिकली मार्क्ड है कि सेंसस सिर्फ केंद्र के दायरे में आता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, एंड द यूनियन गवर्नमेंट कैन ओनली मेक लॉस। मैं इस मुद्दे को, क्योंकि ये कास्ट मुद्दा आप हर जगह देख लेंगे, डेटा आपके पास होगा, पर मेरा जो सवाल ये उठता है कि पहलगांव के मुद्दे पे जब धर्म की बात हुई तो आज क्या जरूरत पड़ गई कि हम जात की बात करना शुरू कर दिए। सुभाष सिरके जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। जी सुभाष जी, वेलकम टू द शो। सुभाष जी नमस्ते। नमस्ते।
सबको अपेक्षा थी कि पहलगाम के बारे में कुछ बड़ा फैसला होगा, क्योंकि कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी, जो सीसीएस जिसको कहा जाता है, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है और सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी मंत्रिमंडल की। उसके प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष होते हैं और ये कमिटी जो है वो पहलगाम के बारे में कुछ फैसला लेगी, ऐसी अपेक्षाएं थी। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मीडिया में खबरें आ रही हैं, फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज वायरल हो रहे हैं कि सेना के टुकड़ियां जो है वो सीमा की तरफ कूच कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी वीडियो वायरल हो रहा है कि वहां से भी सैन्य टुकड़ियां और जो आर्मी के जो इक्विपमेंट्स है वो भी सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों देशों में एक युद्ध का माहौल पैदा हुआ था और ऐसे में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो बिल्कुल हेडलाइन मैनेजमेंट जो किया है, न्यूज़पेपर का हेडलाइन मैनेजमेंट या कहें या मीडिया का हेडलाइन मैनेजमेंट कहें, वो पूरा उन्होंने चेंज किया है। और वो भी टाइमिंग देखिए, अश्विनी वैष्णव जैसे छोटे कद के मंत्री, यानी ये घोषणा राजनाथ सिंह भी कर सकते थे या फिर बड़ा कोई मंत्री कर सकता था, हमारे पीयूष गोयल भी कर सकते थे, लेकिन छोटे कद के जो अश्विनी वैष्णव है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी दौर में एक चिट्ठी निकालते हैं अपने जेब से और फिर उस जातिगत जनगणना की घोषणा करते हैं। तो इससे पूरा माहौल ही इस देश का पलट गया है और पूरा जो सिनेरियो है, जो पहलगाम पर फोकस हुआ था, वो शिफ्ट अब जातिगत जनगणना पे होगा। अब इसके बारे में चर्चा की जाएगी या सही है या गलत है, क्योंकि इसके पक्ष में बोलने वाले जितने हैं उतने ही प्रखर विरोध में बोलने वाले ज्यादा हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। अब जातिगत जनगणना की हम अगर बात करें तो ठीक है, राहुल गांधी इन्होंने बार बार घोषणा की थी जब वो सत्ता में आएंगे तब वो जातिगत जनगणना करेंगे, ये उन्होंने बार बार लोकसभा में दोहराया है। अभी विपक्ष का जो मुद्दा था वो लपक लिया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा जो पूरा कदम है वो बिहार के जो राजनीति है, बिहार की पॉलिटिक्स है, उसको देखते हुए बिहार का स्टेट, उसका चुनाव, असेंबली चुनाव जीतने के लिए सारी कवायद की गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या आन पड़ी थी, पहलगाम का मुद्दा भटकाने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? इसका मतलब अजय जी, मुझे ये तो लगता है कि क्या पहलगाम पर सरकार पुरजोर तरीके से जवाब नहीं देना चाहती या फिर कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्स देकर वो फिर यहाँ से छूटना चाहती है इस पूरे मुद्दे से? क्योंकि जो पूरे नरेंद्र मोदी इनके समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है, वो पुरजोर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कुछ अलग ही पैंतरा यहाँ पे चला है और मुझे लगता है कि पूरा ध्यान जो है भटकाने की कोशिश अजय जी यहाँ पे हो रही है। सुभाष जी, आपको भी याद होगा कि 2019 में ये जो सीसीपीए है ना, जिसको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट पावरफुल जो पॉलिटिकल हेड्स होते हैं ना कैबिनेट्स के, वो उसके मेंबर होते हैं। सुपर कैबिनेट में 2019 में, इसके पहले जो सीसीपीए हुई थी वो 2019 में हुई थी, आपको भी याद होगा। और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ, पुलवामा टेरर के बाद लोगों को लगा कि इतने सालों के बाद सीसीपीए की मीटिंग है जिसको चेयर खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक इवनिंग पहले, मतलब एक दिन पहले शाम के वक्त, मोहन भागवत आरएसएस खुद पहली बार प्रधानमंत्री आवास जाते हैं और पीएम से मिलते हैं। तीसरी बात कि सीसीएस की मीटिंग में नेशनल एडवाइजरी बोर्ड को रिवैम्प किया जाता है और फॉर्मर रॉ चीफ को फिर से उसका अध्यक्ष बनाया जाता है विथ 7 more members, 3 from डिफेंस, 2 रिटायर्ड आईपीएस और 1 आईएफएस। तो लोगों को लगा कि शायद इस तरह की जब खबरें मीडिया में आई तो लोगों को लगा कि शायद इस बार करारा जवाब सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए और कैबिनेट के बाद शायद केंद्र देने जा रही है। पर यह तो अलग ही हो गया, ये तो अलग ही हो गया। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के
अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे आज की तारीख में, जब हम उस मुद्दे पे कहीं भी बात नहीं कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि इस देश में सेक्युलरिज्म कैसे बचेगा, धर्म के आधार पे जो फेनेटिक्स हैं उनको हम कैसे रोकेंगे, उग्रवाद जो धर्म बेस्ड है, यानी कि जिसको कोट अनकोट हमारे नेता कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे थे। 36 घंटे से लेकर 48 घंटे की बात आ गई थी। मीडिया भरपूर तरीके से खेल रहा था कि अगले 36 घंटे में कुछ जोरदार होगा। इससे बड़ा जोरदार क्या हो सकता था? इन्होंने तो जोड़ का, लोग चौके के इंतजार में थी, यहां तो छक्का लग गया शायद। सुभाष जी, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं अजय जी, मैं आज CNN जो अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, इसकी मैं खबर पढ़ रहा था। उसमें एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने कहा है कि उनके पास एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, यानी विश्वास दर्शाने वाला एक खुफिया जानकारी पाकिस्तान के पास है कि भारत 36 घंटे के भीतर उन पर अटैक कर सकता है। अब CNN जैसे मीडिया में जब ऐसी खबरें आती है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक खबर, और ये ऑथेंटिक खबर होने के बावजूद उस पर चर्चा क्या इस देश में होना नहीं चाहिए? तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 दिन से हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। लोग वही पहलगाम अटैक पे चर्चा कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें वो भूल गए हैं। वो जो खबरें हैं, वीडियोज जो आ रहे हैं, वायरल वीडियो जो आ रहे हैं, उसके ऊपर पूरा देश चर्चा कर रहा है। और ऐसे में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है। ये सब छोड़ते हुए जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाना, ये कितना उचित है ये मैं नहीं जानता। शायद इसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कुछ अलग फैसला करने की कोशिश कर रही होगी। ये जो नैरेटिव है वो नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रही होगी। पहलगाम का नैरेटिव हटाकर वो जातिगत जनगणना की मुद्दे पे काम कर रही होगी, और यही मुझे लगता है कि नैरेटिव चेंज करने की बात है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि जातिगत जनगणना के ऊपर बीजेपी ने ही 2 राय थी। इसके पहले 2011 की जब सेंसस हुआ था, उस वक्त कांग्रेस ने शुरुआत की थी जातिगत जनगणना की, लेकिन उसको विरोध बीजेपी से हुआ था। उसके बाद खुद कांग्रेस के अंदर चिदम्बरम, जब वो वहां उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने विरोध किया था। उनका कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है जातिगत जनगणना। इसलिए 1948 का जो सेंसस एक्ट है उसके तहत जातिगत जनगणना नहीं हुई, सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है। अब इसका क्या फर्क है? फर्क ये है कि 1948 का जो सेंसस है उसके तहत हर कोई भारतीय नागरिक बाध्य होता है कि वो सही जानकारी दे, और वो जानकारी अगर वो नहीं देता तो उसको प्रताड़ित करने का भी, पीनल एक्शन लेने का भी उसमें अधिकार है। तो ऐसे में जो कास्ट सेंसस 1881 से, यानी 144 साल से ब्रिटिशों ने शुरू किया था, जो 1938 में बंद हुआ था, उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की थी। लेकिन ये पूरा जो मामला है वो मामला उसमें पॉलिटिकल जो विवाद है उसमें फंस गया था। और आप जानते हैं कि जब 2015 में इसके आंकड़े आए सेंसस के, तो उसमें भी ये पाया गया कि 8 करोड़ से ज्यादा गलतियां थी, जो 6 करोड़ गलतियां दुरुस्त की गई। और जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की संसदीय कमेटी है, उन्होंने ये माना कि 98% जो सेंसस है, जातिगत जनगणना, जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे जिसे कहते हैं, वो सही है। तो ये जो एफर्मेटिव एक्शन इस देश में होता है, जातिगत रिजर्वेशन है और बाकी जातिगत आधार पे कई सारे यानी सुविधाएं सरकार देती है और सब्सिडीज देती है, तो इसके लिए ये सेंसस जो है वो जरूरी होता है। तो जाहिर है कि देश का एक 80% से ज्यादा तबका जो है वो इस जो फैसला है जातिगत जनगणना का, उसको उससे सरोकार है। तो ये 80% जनता जो है, क्या वो पहलगाम भूल जाएगी? या सरकार चाहती है पहलगाम भूल जाए? देखिए, तो उसका पहलगाम भूलने का फायदा किसको है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, नैरेटिव्स की बात आपने सही कहा कि नैरेटिव्स से बचने के लिए
बातें यहां तक आ रही थी कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक है, यानी कि हम अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं शायद। अगर ऐसा है तो यह गलत है वाकई। या फिर इलेक्शन को देखते हुए, मद्देनजर इलेक्शंस की नजर चुनाव पे और डिसीजन सीसीपीए में, जबकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप पाकिस्तान और पहलगांव पे कोई कॉल लेंगे। खैर, वो भी सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में आज की तारीख में सिर्फ ये अनाउंस कर देना कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, आम आदमी क्या खुश हो जाएगा? पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं, क्या वो खुश हो जाएंगे? आर दे नॉट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल डिसीजन और अ फॉर्मल अनाउंसमेंट कि सरकार पहलगांव के 26 टूरिस्ट्स को कैसे ट्रिब्यूट देने जा रही है? आपने भी सही कहा, पाकिस्तान में हड़कंप है, जैसा रिपोर्ट्स आ रहा है कि 36 घंटे के अंदर इंडिया कुछ करने जा रहा है। सुनने में आया कि वहां के प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ, रावलपिंडी के किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है, इंटरनल रिपोर्ट जो सोर्स बेस्ड है। तीसरी बात है कि वहां के जो आर्मी चीफ है वो बंकर में है, शायद छुपे हुए। इस तरह की बातें जो आ रही हैं, जो वायरल है, या वहां के पाकिस्तानी चैनल से या इंडियन मीडिया में जो बातें आ रही हैं, तो हर शख्स का नजर, हर शख्स का कान इस बात के लिए तैयार था सुनने के लिए कि ये देश कैसे 26 लोगों को ट्रिब्यूट देने जा रही है। क्या ये ट्रिब्यूट है? कमिंग आउट विथ सच अ अनाउंसमेंट एट दिस स्टेज, क्या ये ट्रिब्यूट है? क्या लोग इसको, पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं करूं तो क्या हाउ वुड दे टेक इट? भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या कारण है कि इस मौके पर, इस हालात में इस तरह का डिसीजन ले लिया। मैं नहीं कहता गलत है या सही है, जो है सरकार अपने हिसाब से वर्क कर रहा है। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक मजबूरियां होती हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट was it the right time to have come out with this kind of an announcement when people are waiting for a call on Pahalgam? जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, इसमें जैसे मैंने कहा कि पूरा फोकस अब शिफ्ट हो जाएगा जातिगत जनगणना पे। जो लोग चर्चा कर रहे थे वो पहलगाम की, वो पूरे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि भारत में हिंदू समाज जो है वो हिंदू कह के वो दिन ब दिन जो मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में वो जीता, यानी उसका जो व्यवहार है वो हिंदू बतौर नहीं होता, वो जातिगत व्यवहार पे ज्यादा फोकस रखता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू में भी कई कास्ट है, सब कास्ट है। आप कोई भी मैट्रिमोनियल देखिए, वहां पे सब कास्ट के लोग आप एक दूसरे को यानी चयन करने के लिए इश्तिहार देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो यानी हिंदू करके कोई ऐसा समाज जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में वो जीता नहीं है। वो हमेशा जातिगत आधार पे उसका चलन जो है, उसका व्यवहार जो है वो होता रहता है। तो ऐसे में अगड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां, इसका विवाद बरसों से यहाँ पे चलता आ रहा है। मैं अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई थी, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पे इम्प्लीमेंटेशन ना किया जाए इस जातिगत जनगणना को, इसके लिए आंदोलन हो रहा है, इसके लिए दबाव वहां पे कांग्रेस के ही नेता डाल रहे हैं। क्योंकि जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनका कहना है कि उनका जो वर्चस्व है वो इससे खत्म हो जाएगा, और जो पिछड़ी जातियां हैं उनका रिजर्वेशन परसेंटेज जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये रिजर्वेशन परसेंटेज अगर ज्यादा बढ़ता है तो सबसे ज्यादा एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन में जो इम्बैलेंस है वो सामने आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएगी, और इससे एक फायदा ये होता है पिछड़ी जातियों को कि उनको जातिगत आधार पे उनका जो हक है वो हक मिलना चाहिए, ये जरूर है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगड़ी जातियां जो है वो हक बांटने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये जो सोशल फिर फ्रिक्शन होता है, ये सोशल फ्रिक्शन वो ज्यादा बढ़ेगा। इससे मोदी गवर्नमेंट को फायदा क्या है?
क्योंकि मोदी गवर्नमेंट तो हिंदुओं को इकट्ठा करने के नाम पे वोट मांगती है, और इसलिए मुसलमानों का हवा खड़ा करके ये वोट मांगती है, क्योंकि मुसलमान की अगर बात आती है तो सारे हिंदू की जातियां एक होके हिंदू बन जाती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वो हिंदू नहीं होते, वो फिर जातिगत आधार पे वो व्यवहार करते हैं। तो ये मामला है। तो अपने ही प्लान को क्यों तोड़ना चाहती है बीजेपी? क्या वो पूरा शिफ्ट उनकी राजनीति जातिगत आधार पे हो रही है? ये देखना होगा। क्या इसीलिए मोहन भागवत वहां पे चले गए प्रधानमंत्री आवास पे, और वहां पे जाके उन्होंने मंत्रणा की? क्या चेंज हो रहा है बीजेपी का जो टैक्टिक्स है, या बीजेपी का जो राजनीति करने का तरीका जो है वो बदल रहा है? इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात अगर करें तो पहलगाम भुलाने का काम इस जातिगत जनगणना के घोषणा ने किया है, और मुझे नहीं लगता कि ये सही समय था। लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकार के पास कोई ठोस पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की गुंजाइश दिख नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने ये नया हेडलाइंस मैनेजमेंट उन्होंने किया है। अजय नहीं, यहाँ पर एक बात आती है ना कि 2011 का जो सेंसस था उसमें 79.80% हिंदू, मुस्लिम 14.23%, क्रिश्चियंस 2.30% और रेस्ट जो है परसेंटेज उसी हिसाब से। अब 79.80% को आप जब कास्ट सेंसस से जोड़ देंगे, सेंसस के दौरान कास्ट सेंसस से जोड़ेंगे, कोई राजपूत होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई कायस्थ होगा, कोई दलित होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई ईबीसी होगा, यानी कि आप 79% को फर्दर बाइफरकेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब आप मुस्लिम कम्युनिटी की गणना करेंगे तो क्या वहां भी आप कास्ट की बात करेंगे? क्योंकि वहां तो कास्ट होता नहीं है नॉर्मल कोर्स में। हम भले ही राजनीतिक तौर पे उनको कास्टों में, कास्ट में डिवाइड कर देते हैं कि फलाना फलाना है, फलाना फलाना है। क्रिश्चियंस में आप देखें, दे एम्ब्रेस्ड और गॉट कन्वर्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस कास्टिज्म ना। तभी तो ये कन्वर्जन या डिफरेंट रिलीजन्स को लोगों ने एम्ब्रेस किया, शिफ्ट किया। आज हम सेंसस लेकर आ रहे हैं, यानी कि आज की तारीख में हम कहें तो जिस चीज के लिए संघ या भारतीय जनता पार्टी हमेशा से खड़ी रहती है, हिंदुत्व की बात करने के लिए, उसमें तो आप बाइफरकेशन कर रहे हैं ना। यू आर बाइफरकेटिंग, डिवाइडिंग द हिंदूज इलेक्टोरल गेन के लिए। क्या इलेक्टोरल गेन इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? ऑफ कोर्स होगा, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि उनको भी जो उनके अलाइड हैं वो तो जातीय आधार पे रीजनल पार्टीज का फॉर्मेशन ही होता है, यानी कि जात को आप इलेक्शन और राजनीति से अलग नहीं कर सकते। क्या ये राजनीति में इस कदर भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है शायद, या संघ भी उसके समर्थन में खड़ा है कि आज की तारीख में पहलगाम जैसे इंपॉर्टेंट इशू पे कॉल, आपने कोई भी प्लान किया होगा, स्ट्रैटेजी कुछ भी आपकी होगी, जनता जानना चाहती थी कि आप क्या कर रहे हैं। और लोगों को क्या मिला? नेशनल सेंसस जो कि 2021 में होना था, कोविड वजह के कारण 2023-24 बढ़ गया और अब 25 में होगा और 26 तक इसका रिपोर्ट आएगा। यानी कि आप साल भर के लिए निश्चिंत हो गए हैं इलेक्टोरली। आपको क्या लगता है सुभाष? देखिए अजय जी, एक तो मुझे लगता है कि बीजेपी का काम पिछले हम कुछ सालों से देखें तो सिर्फ वो चुनाववादी मानसिकता उनकी रही है, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उस राज्य के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिए जाते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, जब महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का हुआ, उसके पहले मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया, जो बरसों से नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस ने भी नहीं दिया था, उसके पहले जनता दल की सरकारें थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन वहां पे नहीं दिया था। मोदी इन्होंने एक तुरंत फैसला दे दिया। अब इसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, उसके अंदर में जाता नहीं, लेकिन जो फैसला लिया जाता है वो एक एक राज्य की विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, उसको मद्देनजर वो बीजेपी अपनी राजनीति करती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो डिसीजन है जातिगत जनगणना का, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार, इसका विधानसभा चुनाव ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है। और नरेंद्र मोदी अभी तुरंत वहां पे चले जाएंगे और
प्रचार करना शुरू करेंगे कि देखिए हमने जो किया वो कांग्रेस ने भी नहीं किया। तो ये चीजें जो है उन्होंने वो प्रचार में शुरू हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि पहलगाम में जो हुआ था उसमें हमने क्या जवाब दिया। कश्मीर में प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन मुंबई में आ रहे हैं वो, कल मुंबई में है। मुंबई अच्छा, में वो वेव्स कल नाम मुंबई की आ रहे हैं। ये है सेमिनार है, उसमें शरीक होने जा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी है कि आप बिहार में जाते हैं प्रचार करने के लिए, मुंबई में जाते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समिट करने के लिए, लेकिन आप पहलगाम नहीं जाते? इसका मतलब क्या है कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसके पीछे, उसके सामने एजेंडा क्या है? उसके सामने एजेंडा सिर्फ चुनाव जीतना इतना ही है क्या? जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर हम कब ध्यान देंगे? जिस पाकिस्तान को मोदी साहब गुजरात के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना रहे थे, आज उनके हाथ में पूरी सेना है, उनके हाथ में पूरा साजो सामान है, लश्कर है, पूरा सारी चीजें उनके पास है। तो पाकिस्तान को जवाब देने में उनको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो जानते होंगे कि फिर जियोपॉलिटिकल प्रेशर उनके पास आ जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और जहां पे नरेंद्र मोदी उनको लग रहा है कि वो सफल नहीं होंगे, वहां पे वो हाथ नहीं डालते। ये आज की तारीख में हमने देखा है, इससे पहले भी हमने देखा है। तो उन्होंने अपनी छवि ऐसे बनाई कि वो जहां पे जाएंगे वो विजयी मुद्रा में चले जाएंगे, और जहां पे जाएंगे वो अपयश या फिर उनको फेल्यूर जो है वो उनके साथ ना जाए। ये वो चाहते हैं, और मुझे लगता है यही कारण है कि वो पहलगाम में फोकस नहीं करना चाहते, वो बाकी चीजों में फोकस करना चाहते हैं। जो खबर आई थी कि सेना को उन्होंने पूरी छूट दे दी, तो भैया सेना को तो छूट पहले से ही होती है, इसमें मोदी साहब ने नया क्या किया? आप छूट सैम मानेकशॉ को जिस तरह इंदिरा गांधी ने दी थी वो आप देने वाले हैं क्या? कि वहां जाके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, इतना तो करना चाहिए आपको, तब तो इतिहास आपका लोहा मानेगा। नहीं तो फिर ये पूरा विश्व गुरु की पदवी लेकर आप कहाँ जाएंगे? कोई आपको पूछेगा नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी को बरसों आगे भी मीडिया याद रखेगी कि उन्होंने पाकिस्तान को दो फाड़ किए थे। तो मुझे लगता है कि ये सोचना होगा, और नरेंद्र मोदी उनकी एक खासियत ये है कि उनको भारी मात्रा में समर्थन है। यानी जितना समर्थन एक नेता को होना चाहिए उतना पूरा समर्थन उनको है, मैंडेट है लोगों का, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के मामले में वो कुछ जवाब देने की सिचुएशन में आज है, और यही कारण है कि वो पहलगाम से फोकस शिफ्ट करके जातिगत जनना पे करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पहलगाम के मुद्दे पे जो सामने दिख रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पहलगाम पे वो पहलगाम पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो ये डिकेड्स का डिमांड था कास्ट सेंसस का, आज आपने उसकी बात मान ली। तो आपकी राजनीति का फायदा तो कांग्रेस को ही मिल रहा है लगता है, क्योंकि दे हैव एन एज। हम आज बात कर रहे हैं कि मोदी जी शुड हैव गॉन टू पहलगांव, बिहार और मुंबई जाने से बेहतर वहां गए होते, पर राहुल पहुंच गए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ हमारे नेता हैं दिल्ली में, उनसे हमारी बात हो रही थी, वो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा जो हम इतने सालों से मांग रहे थे, आखिर भारतीय जनता पार्टी हैज सक्कम टू इट। वर्ड वाज सक्कम टू इट। हु इज गोइंग टू बेनिफिट? मुझे आप बताएं कि इस पूरे प्रकरण में पहलगांव पे कोई कॉल ना लेना और आज की तारीख में कास्ट सेंसस लेना क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा चुनावों में? आई मीन इट्स अ स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन। क्या ये कांग्रेस को बेनिफिट देगा? बड़ा स्पेक्युलेटिव है। मुझे लगता है कि कोई तो सोच विचार किया होगा नरेंद्र मोदी इन्होंने, जब उन्होंने कास्ट सेंसस की बात कही है। क्योंकि देखिए, जब मंडल आया था 1989 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह इन्होंने लेके आए थे, तब प्रधानमंत्री वो थे, तब उसको काउंटर किया था बीजेपी ने कमंडल के तरीके से। अयोध्या यात्रा उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी इन्होंने निकाली थी। तो जो हिंदुओं का बंटवारा हो जातिगत आधार पे, वो नहीं देना, इसके लिए तो ये सारी चीजें की गई थी। जो चीजें बाद में की गई, हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, और बाकी जो चीजें राजनीति जो की गई, वो अब तक सिर्फ हिंदुओं को एक रखने के लिए की थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है पिछले 10 साल में कई बार नरेंद्र मोदी इन्होंने अपनाया, और ये घिसा पीटा होने की सिचुएशन में है क्या?
या इसकी जानकारी उनको भनक लग गई और उसके बाद वो अपनी राजनीति खुद अलग तरीके से चमकाना चाहते हैं और इसलिए वो अभी जातिगत जनगणना के आधार पे वहां आगे आना चाहते हैं। और जो इसमें जो हमेशा बीजेपी का प्लांक रहा है, जो बिहार में भी हमने देखा था, जो सबसे पिछड़ी जाति है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी जिसको कहते हैं, उसको ज्यादा तवज्जो देना, उनको ज्यादा ये करना। तो जो पिछड़ी जातियों में भी जो अगड़ी जाति है, जो डेवलप्ड कास्ट है या कुछ हद तक रिजर्वेशन के कारण जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसे जो कास्ट है वो ताकतवर है। आज के नेता जो है उसी कास्ट से आते हैं, उनको दरकिनार करके उनकी राजनीति खत्म करने की ये चाल है और जिससे मोस्ट बैकवर्ड क्लास है वहां से नेतृत्व आगे आ जाए और उसका फायदा बीजेपी को हो जाए। शायद इस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनका जो हिंदुत्व का जो मुद्दा उन्होंने लेकर वो आए थे, अब तक की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनाई थी, चुनाव क्षेत्र बनाया था, आईटी सेल उसके लिए काम कर रहा था, तो हर तहसील में आईटी सेल के लोग हिंदू मुस्लिम द्वेष फैलाने का काम कर रहे थे। उसका क्या होगा? ये सारे जो लोग हैं क्या वो तब्दील हो पाएंगे? क्योंकि वो अपनी ही जाति में अगर बढ़ जाते हैं तो उनका जो एक मोबिलाइजेशन जो किया गया था अब तक, उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी इन्होंने कुछ सोच विचार करके, क्योंकि आरएसएस का भी हमेशा ये रहा है कि वो सोच विचार करके ही अगली 25 साल की राजनीति करके ही कुछ कदम उठाते हैं, तो शायद इसका भी कुछ उन्होंने सोच विचार किया होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अभी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम का मुद्दा भटकाने में ये जातिगत जनगणना का मुद्दा आगे किया गया है, ये मेरा मानना है। एक लाइन, मैं अभी सोशल मीडिया पे हमारे पास अभी एक पोस्ट आया है जिसमें बड़े अच्छे से किसी ने स्टेटमेंट लिखा है, 4 लाइन लिखा है उन्होंने लिखा है कि पहलगाम के बाद जिस तरीके से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था संघ के तरफ से या आम आदमी की तरफ से हिंदुत्व को लेकर, उसका सबसे अच्छा काउंटर था कि हिंदुत्व के मामले में जब सब खड़े हैं तो उनको आपस में इस तरीके से बांट दो जात के नाम पे कि वो इलेक्टोरली ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड हो जाएं और प्रायोरिटी उनकी हो कि हमारे जात का सर्वे और हम आगे हैं या पीछे हैं, उस पे उनका ध्यान बट जाए। एक ये बात आई। दूसरा एक आया कि पहलगाम को लेकर जिस तरह से हम इंतजार कर रहे थे, शायद मोदी जी 36 घंटों के अंदर लोगों का ध्यान भटकाकर, ऑपोजिशन का ध्यान भटकाकर, कास्ट के बेसिस पे रखकर एक बड़ा कदम लेने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम के मुद्दे पे, टू गिव ट्रिब्यूट्स टू द 26 स्लेन्ड टेररिस्ट। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें जो चीजें आप कह रहे हैं या फिर मीडिया में जो खबरें आ रही है या फिर जो भी पोस्ट वायरल हो रहे हैं, ये सब सुनी सुनाई बातों पे है और ये आकलन है। उसमें सरकार को क्या करना, सरकार क्या करने जा रही है, सरकार का अपना उद्देश्य क्या है, ये देखना होगा। अभी अगर 36 घंटे में सरकार कुछ करने जा रही है तो उस मुद्दे पे ध्यान भटकाने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि ये तो विन विन सिचुएशन है मोदी सरकार के लिए कि बरसों से वो पाकिस्तान के खिलाफ हवा उन्होंने खड़ा किया है, मुस्लिम द्वेष उन्होंने फैला है, और अगर वो पाकिस्तान के ऊपर डिसाइसिव कुछ कारगर कदम उठाते हैं तो इसका मतलब है उनको पॉलिटिकली वो फायदा हो जाएगा। लेकिन शायद जो अपेक्षाएं लोगों की है उस तक वहां तक पहुंचाने की क्षमता उस कदमों में नहीं होगी। उस जो भी सरकार कार्रवाई करना चाहती है वो उस हद तक नहीं पहुंचेगी, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, शायद ये हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है उसको भटकाने के लिए एक अलग मुद्दा उन्होंने उठाया, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं कि 36 घंटे में आप भी हैं हम भी हैं, देखते हैं कि 36 घंटे में क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि CNN की जो खबर है उसमें जरूर असर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी अजय जी आपने भी देखा है कि ऑपरेशन पराक्रम के समय में इतना मोबिलाइजेशन किया गया था लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। तो हमने तकरीबन 1 से 1.5 साल तक पूरी सेना जो है वो सीमा पर डटी रही, उसके लिए बहुत ही खर्चा हो गया था, लेकिन उसके पाकिस्तान पर हम हमला नहीं कर पाए क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था, अमेरिका का दबाव था और बाकी जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका दबाव था। तो इसके चलते कुछ हुआ नहीं था। तो ये सारी चीजें देखते हुए नरेंद्र मोदी को लग रहा होगा कि हम पूरी तरह से इसमें जिस लोगों की जो जनभावना है उसको हम केटर नहीं कर पाएंगे, और वो जो विश्व गुरु की उन्होंने
झोला यानी जो उन्होंने खुद को बनाया है, छवि बनाई है उन्होंने, अगर वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में फेल हो जाते हैं तो उनकी उस छवि को भी खतरा है। सही बात। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि वो फूक फूक के कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ये जो शगुफा है वो छोड़ा है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल जिसपे मैं आपका एक शॉर्ट आंसर चाहूंगा, एक बहुत ही कहते हैं ना कि स्मॉल लिटिल रिएक्शंस रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड, वो है कि आप ही ने कहा विन विन सिचुएशन। आज की तारीख में आपको नहीं लगता है कि ये मोदी जी के लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पे कुछ जवाबी हमला कर देते हैं, कार्रवाई कर लेते हैं, तो हिंदुत्व का जो प्लैंक है उनका स्ट्रॉन्ग और वो पूरी तरह से उनके हाथ और क्लचेस में रहेगा। साथ में इलेक्शंस को देखते हुए बिहार और वेस्ट बंगाल और जहां जहां चुनाव होने हैं आने वाले 2027 तक की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जातीय जनगणना के आधार पे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट्स मिल जाएगा। यानी कि दोनों ही तरफ से चित भी मेरा पट भी मेरा, हिंदुत्व के मामले में पाकिस्तान और इलेक्शंस के मामले में जातीय जनगणना, ये लोगों का भी सोच है। अब आप इस पे बताएं, क्या ये भी पॉसिबल है क्या? मुझे लगता है ये डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि उसमें अगर आप कई सालों से आपने हिंदुत्व का एक वोट बैंक आपने बनाई है जो आपको हर चुनाव में मदद करती है, आप ये भी सरेआम बोल रहे हैं कि मुस्लिम के वोट हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपकी जो भूमिका है वो पॉलिटिकली क्लियर है कि आप हिंदुओं के अलावा और किसी का वोट नहीं चाहते। तो अगर आप हिंदुओं को ही अगर बांट रहे हो तो फिर हिंदुत्व का मुद्दा कहां से मजबूत हो जाएगा? यानी आप पाकिस्तान पर कार्रवाई करके हिंदुत्व का मुद्दा जो सशक्त करना चाहते हो उसको आप जातिगत जनगणना के में वही हिंदुओं की जो आप सो कॉल्ड वोट बैंक आप कह रहे हो, वो उस वोट बैंक को आप जाति के इसमें बांटना चाहते हो। तो ये जो दो है, मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग और मुझे तो लगता है कि भिन्न विचारों के भिन्न तरीके हैं ये, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी नरेंद्र मोदी इन्होंने ये साफ तौर पे मुझे जो लगता है कि पहलगाम पर एक लिमिटेड एक्शन और मेजर जो फोकस है वो जातिगत जनगणना, क्योंकि बिहार और बाकी वेस्ट बंगाल जीतना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक ये दो स्टेट वो नहीं जीत पाए अपने बलबूते पे, तो वो जीतना उनके लिए एक महत्वपूर्ण है और उससे सारी पूरे देश में भी नरेंद्र मोदी का जो धक्का है वो बचता रहेगा। दूसरा, शायद ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाला मैं ही हूं, इसलिए 75 के बाद भी मुझे ही रहना चाहिए, ये आरएसएस को दिखाने के लिए वो ये प्लान खेल रहे होंगे। तो उनका जो लक्ष्य है वो पहलगाम नहीं है, उनका लक्ष्य ये है कि सितंबर के बाद जो उन पर गाज गिरने वाली है, 75 साल के बाद उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने की जो कोशिश हो रही है उसको रोकने के लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। पहलगाम और जातीय जनगणना, यही दो मुद्दे आज की तारीख में शायद लोगों की जुबान पे होगा। पहलगाम पे उम्मीद और जातीय जनगणना पे एक्शन रिएक्शन। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद बहुत बहुत सुभाष जी। हम इसी तरह के मुद्दों पे फिर आपके पास आते रहेंगे अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि हम इन मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं हैं। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।